The first article for today is Urbanization and the Challenges of Ideal Transit Solutions. तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या डिस्कशन हो रही है कि जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है धीरे धीरे मोस्टली लोग अर्बनाइज मॉडर्न वर्ल्ड में आई जा रहे हैं, तो हमारे पास लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा ट्रांजिट में चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि लोगों को ट्रैवल तो करना ही है अपने घर से वर्क प्लेस तक जाने के लिए। तो इंडिया का गोल है कि हम विकसित भारत बनना चाहते हैं बाय 2047, जिसमें रैपिड अर्बनाइजेशन होनी ही है। 2060 तक हमारा है कि हम 60% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज की तरफ आ जाएगी फ्रॉम रूरल जोन। तो सिटीज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो मेन इंजन बनेंगी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अर्बन ट्रांसपोर्ट की क्या चैलेंजेस है कि जो अर्बन मोबिलिटी है वो एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को डेली ट्रैवल तो करना ही है होम से वर्क प्लेसेस तक और वर्क प्लेसेस से फिर घर आने तक। तो इंडिया जो अपनी स्मार्ट सिटीज़ प्लान कर रहा है कि हम अपना जो ट्रैवल का नीड है उसे कम कर सकेंगे, वो अभी भी अर्ली स्टेजेस पर ही है। जो एग्जिस्टिंग मेट्रो सिटीज़ हैं वो रैपिडली एक्सपैंड कर रही हैं, जिससे कि पर्टिकुलर एरिया पे ही जो डिमांड है ट्रांसपोर्ट की वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और फिर मेट्रो जो है वो उतने ज़्यादा मतलब अपना लाइफ साइकिल में उतना पैसा कमाती नहीं है जितना लॉस हो जाता है हमें उनसे। और क्योंकि लोग इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। गवर्नमेंट्स करंट इनिशिएटिव्स तो पब्लिक जो बस ट्रांसपोर्ट का बूस्ट करना, पीएम ई बस सेवा जो है वो 10,000 न्यू बसेस ऐड करने का एम रखती है। फिर पीएम ई ड्राइव स्कीम, जिसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं कि 14,000 ई बसेस, 1.1 लाख ई रिक्शाज, ई ट्रक्स, ई एम्बुलेंसेज ये सब खरीदी जाएँ। फिर नीड और रियलिटी में क्या फ़र्क है कि इंडिया को इस वक्त 2 लाख अर्बन बसेस की ज़रूरत है, पर हमारे पास सिर्फ 35,000 है, जो कि फार बिलो द रिक्वायरमेंट है हमारी। गवर्नमेंट्स करंट इनिशिएटिव्स में और भी है मेट्रो एक्सपेंशन। तो जो मेट्रो लाइंस और भी ज़्यादा चाहिए, उनको फंड भी करा जा रहा है स्पेशली टियर 1 सिटीज़ में। पर लेकिन सिर्फ 31% अर्बन इंडियंस हैं जिनको ईजी एक्सेस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जबकि चाइना और ब्राज़ील में ऑलमोस्ट 50% प्लस पॉपुलेशन को है। देन प्रॉब्लम्स इन मेट्रो सिस्टम्स। तो मेट्रो सिस्टम्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि एक तो उनका कॉस्ट ज़्यादा होता है, एक तो उन पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी जाती है, उसके बाद फिर लोग कम आते हैं उसमें, तो उनका कॉस्ट भी हम वापस रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। फेयर सेंसिटिविटी तो पीपल स्टॉप यूजिंग मेट्रोज अगर जो टिकट के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो होती भी नहीं है। फिर जहाँ तक मेट्रो स्टेशन आप वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद आपको दोबारा कोई ऑटोज़ या कोई रिक्शाज ये सब चीज़ें लेनी पड़ रही हैं, तो वो आप प्रॉपरली घर तक तो आ नहीं रही है, इसलिए इनकन्वीनियंट भी और कॉस्टली भी बढ़ जाती है। फिर लिमिटेड सब्सिडीज़ हैं। जो रिचर कंट्रीज़ हैं वो इंडिया उनकी तरह कंटिन्यूसली हम सब्सिडीज़ नहीं डाल सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। नहीं तो हमने देखा है कि जो अमीर कंट्रीज़ हैं वो इतनी सब्सिडीज़ लगाती हैं कि ज़्यादातर लोग फिर उस पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर। नीड फॉर बेटर इनिशिएटिव तो इंडिया को चाहिए कि हम चीपर रोड बेस्ड ऑप्शन लाएँ, जैसे कि बसेस, ई रिक्शा, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें यूज़ करें और हमारे को लाइफ साइकिल में उसका कॉस्ट रिट्रीव हो और प्रॉफिट भी हो। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम सीएनजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करें। पर लेकिन जो ई बसेस हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा है और लो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करें वो लिमिटेड है ड्यू टू अनसर्टेन प्रॉफिट्स। एक्सप्लोरिंग फॉरगॉटन ऑप्शंस, ट्राम्स एंड ट्रॉली बसेस। तो पहले पुराने टाइम में कोलकाता में ट्राम्स वगैरह जैसे यूज़ करी जाती थी, ट्रॉली बसेस, उनको तो हम आजकल की प्लानिंग में लाते ही नहीं है, जबकि वो लॉन्ग टर्म में कॉस्ट बेनिफिट लाती थी। तो अगर हम देखें जो ट्राम थी वो 45% प्रॉफिट लाती थी ओवर 70 ईयर्स, इको फ्रेंडली भी थी और कॉस्ट इफेक्टिव भी। फिर ट्रॉली बसेस में स्मॉल लॉस था पर बेटर थी ई बसेस से। जो ई बसेस हैं वो नेट लॉस 82% का लाती हैं 70 साल में, बिकॉज उनकी हाई ऑपरेटिंग और रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। फिर बिग क्वेश्चन ये है कि क्या हम ट्रूली सही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि या फिर सिर्फ मॉडर्न ट्रेंड्स में जाने के लिए कि कांस्टेंट सब्सिडीज़ पे करें और पैसा बस लूज़ करने की लंबी रेस में भागी जा रहे हैं। तो स्मार्ट मूव फॉरवर्ड क्या है कि कोचीज प्लान टू री इंट्रोड्यूस ट्राम्स कुड बी अ गेम चेंजर। तो हम ट्राम्स को एक ओल्ड फैशन देखने की बजाय उन्हें स्मार्ट, सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की तरह देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें।
पास से सीख कर इंडिया एक बेटर अर्बन ट्रांसपोर्ट का एक फ्यूचर बना सकता है। तो कंक्लूजन यही है कि जो इंडिया के प्लानर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि हमें अर्बन ट्रांजिट स्ट्रैटेजीज हमारी क्या हो, ना कि सिर्फ बस ट्रेंड्स को फॉलो करते रहें। तो रियल सॉल्यूशन कहाँ पे रहता है कि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम चूज़ करें वो वाले जो कि सस्टेनेबल हो, अफोर्डेबल हो, प्रॉफिटेबल हो ओवर द टाइम और सबको एक्सेसिबल हो। ये नहीं कि वो पुराने या ओल्ड फैशन है, हमें तो मॉडर्न होना है, मॉडर्न होने के चक्कर में हम अपना पैसा भी गवाई जाएँ, पूरा टाइम सब्सिडीज़ पे भी रहना पड़े और कोई वैलिड सॉल्यूशन भी ना आए हमारे पास। Next article is measures to curb agent bot booking on IRCTC will benefit passengers. तो बेसिकली इसमें क्या है, जो IRCTC है हमें पता है हमारा लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लाखों करोड़ों लोग उस पर डेली बुकिंग करते हैं। 22 मई 2025 को तो IRCTC ने नया रिकॉर्ड सेट किया जिसमें 31,814 टिकट्स एक मिनट के अंदर प्रोसेस करी गई। तो प्रॉब्लम क्या था कि हाई डिमांड पीक आवर्स में हो जाते हैं जिसके कारण जो तत्काल बुकिंग्स हैं ये शुरू हो जाती हैं, ये स्लो डाउन हो जाती हैं और वेबसाइट क्रैश कर जाती है। जो टिकटिंग एजेंट्स हैं वो अनफेयर ये जो ऑटोमेटेड बॉट्स हैं वो यूज़ करते हैं जिसके कारण वो टिकट्स जल्दी ले पाते हैं और रेगुलर यूज़र्स के लिए तो वेबसाइट सही से चल ही नहीं रही होती है और वो ले भी नहीं पाते हैं टिकट्स प्रॉपरली। इससे क्या है कि लिमिटेड टिकट अवेलेबिलिटी हो जाती है जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं उनके लिए। तो जो सिस्टम है वो अनफेयर और फ्रस्ट्रेटिंग बन जाता है कॉमन यूजर्स के लिए। आईआरसीटीसी ने क्या सॉल्यूशंस फिर करे, एंटी बॉट मेजर्स। तो आईआरसीटीसी ने इंट्रोड्यूस किया न्यू डिजिटल सिस्टम ताकि वो बॉट्स को ब्लॉक कर सके। रिजल्ट ये था कि 2.5 करोड़ सस्पिशियस यूज़र आईडी जो है वो डीएक्टिवेट कर दी गई। कांस्टेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड हो और परफॉर्मेंस हो ताकि ट्रैफिक बेटर हैंडल हो सके। फिर आधार वेरिफिकेशन लाई गई कि मैंडेटरी आधार चेक तो होगा ही होगा अगर बुकिंग करानी है। फ्रॉम जुलाई 1 आधार ऑथेंटिकेशन प्लस ओटीपी सारी तत्काल बुकिंग्स के लिए रिक्वायर्ड होगा। रिस्ट्रिक्टिंग एजेंट्स, तो ऑथोराइज जो एजेंट्स हैं वो बुक नहीं कर सकते हैं तत्काल टिकट्स पहले 30 मिनट की बुकिंग विंडो में। तो ये सब स्टेप्स में क्यों मैटर करते हैं कि जो तत्काल सिस्टम है वो इसलिए ताकि सबको इक्वल चांस मिले इमरजेंसी में टिकट्स लेने का। ये नहीं कि बॉट्स यूज़ करके एजेंसी बस फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा पैसे लोगों से लेके और उनके लिए टिकट्स खरीदें और जो आम जनता है उसको अनफेयर एक्सेस मिले। तो ये जो नए रूल्स हैं ये जेन्युइन पैसेंजर्स को बेटर एक्सेस लेने के लिए टिकट्स की हेल्प करेंगे। तो व्हाट मोर शुड बी डन, तो टेक्निकल फिक्सेस जो है वो एक अच्छा स्टेप है। कंप्लीट सॉल्यूशन तो चलो नहीं है बट फिर भी तो इंडियन रेलवेज को क्या करना चाहिए, ज़्यादा ट्रेन, ज़्यादा ट्रैक, ग्रोइंग डिमांड के अकॉर्डिंग ऐड करें, सेफ्टी और ट्रैवल एक्सपीरियंस पैसेंजर्स के लिए इम्प्रूव करें और लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन पे फोकस करें ना कि जस्ट क्विक फिक्सेस पे। तो फाइनल मैसेज यही है कि जो ये न्यू IRCTC मेजर्स हैं ये एक बिग रिलीफ हो सकते हैं पैसेंजर्स के लिए, पर जो रियल सॉल्यूशन है वो इसमें है कि रियल सर्विसेज को इतना बढ़ा दें कि प्रॉब्लम ही ना आए, ये तत्काल बुकिंग वगैरह की क्या, कोई बुकिंग में कोई कॉम्पिटिटिवनेस ही ना हो और सबके लिए एक्सेसिबल हो, जब मर्जी आराम से कराएं।